नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक की शुरुआत आज एक ऐसी खबर से जो लगता है कि इस देश के भीतर कोई सिस्टम काम कितना करता है। कल मृत अमरनाथ यात्रियों की सूची आई थी, उसमें पहला नाम जिसका था वो महिला जिंदा बताई गई है। अमरनाथ हमले में मृत महिला हसूबेन थी जो वलसाड़ की ही रहने वाली है, वो जिंदा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मरने वालों की तादाद 7 नहीं 6 हो गई। दरअसल दूसरी महिला को मृत बताया गया है, तो उनके घर, उनके परिजनों के बीच लगातार रोना धोने की स्थिति, और हंसूबेन के घर में जो कल स्थिति थी, आज वहां एक तरह का उलझ। इस स्थिति में ये आप देख सकते हैं जो लिस्ट जारी की गई थी वो हम आपको दिखला रहे हैं कि उसमें जो नाम पहला लिखा हुआ था वो हंसूबेन का नाम था और ये जीवित है, तो ये अच्छी बात। लेकिन झटका ये कि इस देश में किस रूप में, किस तरीके से काम स्थितियां हो रही है, हमको लगता है उन परिस्थितियों को नापने जोखने के लिए आज दस्तक में बात तो कई मुद्दों को लेकर होगी। लेकिन शुरुआत में एक तस्वीर राजनीति का एक हमाम होता है जिसमें हर कोई ईमानदार होता है। ये एक तस्वीर है। हम ईमानदार हैं नीतीश कुमार क्यों कहते हैं? कहते हैं फर्जी घोटाले में जीतन राम मांझी को निकाला, भ्रष्टाचार के मामले में रामानंद प्रसाद सिंह को हमने हटाया था, वो हमारी पार्टी थे। मंत्री जमशेद अशरफ की सूचनाएं लीक करने के मामले में हटाया। स्टिंग में रिश्वत लेते दिखे मंत्री अवधेश सिंह, उन्हें भी हटा दिया। लालू यादव दूसरी तरफ कहते हैं हम भी ईमानदार हैं, नाबालिग तेजस्वी पर आरोप लगा रहे हैं और हमें कह रहे बेईमान है। IRCTC में स्वायत्त है तो फिर मंत्री का उसमें काम क्या है? और जब संपत्ति ली तब लाखों की थी, अब करोड़ों की हो गई, तो हम क्या करें? और जब अपने ही दान करते हैं तो इसमें भी हम क्या करें? तो लालू यादव भी ईमानदार है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की तस्वीर है बीजेपी के जरिए इस बात का CBI हमारे इशारे पर काम नहीं करती। उमा भारती के खिलाफ भले चार्जशीट, लेकिन वो करप्शन का मामला तो नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को CBI ने घेरा कि नहीं? और कल्याण सिंह संवैधानिक पद है तो उस पर काहे का दाग, और किन परिस्थितियों में दाग? तो हर कोई अपने तरीके से ईमानदारी का राग जरूर अपनाता है। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति जन्नत को लेकर क्या हो चली है, उस जमीन पर कितना खून, कितना रोना धोना, जरा शुरुआत उससे करते हैं। लोग सो रहे थे और दोनों बाजू से गोलीबार हुआ। कितने आदमी थे वो हमको मालूम नहीं है। ड्राइवर की साइड से उन लोगों ने गोलाबारी शुरू की। ड्राइवर का जो ग्लास है सब टूट गया। तो ऐसे गोलियां चलने लगी कि कुछ पता ही नहीं, पर ड्राइवर की समय सूचकता से ड्राइवर ने बस को रोका ही नहीं, स्पीड से चला ली। इनको कोई सिक्योरिटी वगैरह भी साथ नहीं थी, ये ऐसे ही बस निकली थी श्रीनगर से। अंदर से सब चिल्लाने लगे, गाड़ी रुकाओ, गाड़ी रुकाओ, रोने लग गए। मैं बस नहीं रुकाया, मैं चलता ही रहा। मिलिट्री कैंप मेरे को जहाँ मिला 2 किलोमीटर के बाद मिलिट्री कैंप में रुकाया, उनको बताया ऐसा हुआ। यकीनन बहुत तेरे सवाल हैं और इन सवालों के साए में समाधान का रास्ता क्या घाटी को लेकर किसी चौराहे पर खड़ा है। चौराहा शब्द इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि इस देश के भीतर मदारी कौन है और मोहरा कौन है। पहली रिपोर्ट उस घाटी की परिस्थितियों को लेकर जिसमें लगता है अब सारी लकीरें मिटाई जा रही हैं। तो अमरनाथ यात्रियों पर हमले में 7 तीर्थयात्रियों की मौत का सबब क्या है? क्या यह हमला घाटी में किसी बड़े खतरे की आहट है? ये सवाल इसलिए क्योंकि घाटी में 15 बरस बाद अमरनाथ यात्रियों को जिस तरह आतंकवादियों ने निशाना बनाया है, उससे साफ है कि उन्होंने अमरनाथ यात्रा के बाबत अपना अलिखित नियम तोड़ दिया है। नियम तीर्थयात्रियों को निशाना न बनाने का, क्योंकि घाटी में आतंकवादियों की लड़ाई कथित तौर पर कश्मीर को आजाद कराने को लेकर है, जिससे तीर्थयात्रियों का कोई लेना देना नहीं है। अमरनाथ यात्रा कश्मीर की साझी विरासत और बरसों पुरानी परंपरा मानी जाती है, जो लोकल लोगों के बिना मुमकिन नहीं। अलबत्ता इसी यात्रा से घाटी के हजारों मुस्लिम परिवारों को रोजगार भी मिलता है। उनके हाथ में है जो रेडिकलाइज्ड है, जो आतंक में बिलीव करते हैं, जो कश्मीरियत के खिलाफ हैं और उसे तबाह करना चाहते हैं। बंदूक उनके हाथ में है। कश्मीरी जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो अभी भी उसी कश्मीरियत में है, पर डर के मारे कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन साझी विरासत पर हमले ने सीधे तौर पर दिखा दिया है कि आतंकवादियों के निशाने पर अब तीर्थयात्री आ रहे हैं। आला अधिकारी भले कहें कि हमला सुरक्षा में चूक नहीं है और बस अमरनाथ श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन सच यही है कि इस बार यात्रियों की सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे।
ड्रोन कैमरे, जैमर, स्नाइपर्स, डॉग, बुलेट प्रूफ बंकर और सैटेलाइट ट्रैकिंग उपकरणों के जरिए अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने की कोशिश हुई। सभी तीर्थयात्रियों से कहा गया था कि वो सिर्फ दक्षिण का रास्ता लें, यानी वाया पहलगाम जाएं और बालटाल के रास्ते वापस आएं। लेकिन तैयारियां धरी की धरी रह गईं और अब ये साफ है कि बस के साथ पुलिस कॉन्वॉय नहीं था, तो मतलब साफ है कि आतंकवादियों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ तीर्थयात्री ही थे। और ये भी साफ है कि आतंकवादियों के बीच भी धड़े बढ़ गए हैं, जिनमें से एक धड़े के लिए लड़ाई आर पार की है और इसीलिए वो घाटी के मुस्लिम पुलिस वालों से लेकर तीर्थयात्रियों तक को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। हालांकि अलगाववादी नेता इस हमले की निंदा कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी कि आतंकवादियों का मकसद है कि कम से कम 150 श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जाए, यानी देश को साल 2000 के उस मंजर की याद दिलाई जाए जब पहली बार अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया गया था। उस हमले में 80 लोगों की जान चली गई थी और उस हमले के बाद घाटी सहम गई थी। AK-47 के ऐसे छर्रे अभी भी यहाँ के यात्री शिविर में ढूंढने पर मिल जाएंगे। जो 2 आतंकवादी मारे गए, उन्होंने मरने से पहले तकरीबन 10 मिनट के अंदर इस तरह 520 गोलियां चलाई। वैसे यात्रा को निशाने पर लेने की पहली कोशिश 1990 के दौर में शुरू हुई, जब घाटी में आतंक उभार पर था। 1993 में आतंकी संगठन हरकतुल अंसार ने इस यात्रा पर हमले की कोशिश की थी। अमरनाथ यात्रा पर प्रतिबंध का भी ऐलान किया। इस संगठन ने अपने कदम को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के विरोध में की गई कार्रवाई बताया, लेकिन स्थानीय आतंकवादियों की मदद न मिलने से यह मंसूबा सफल नहीं हो पाया। लेकिन आतंकी साल 2000 में अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। फिर 2001 और 2002 में भी आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया, लेकिन उसके बाद से तीर्थयात्रियों को निशाना न बनाने के अलिखित नियम का पालन हुआ। लेकिन 15 बरस बाद ये नियम टूटा है, तो मतलब बहुत साफ है कि घाटी में आतंक की नई आहट नए नियमों के साथ हो रही है। और सवाल यही है कि सरकार के पास इससे निपटने का क्या कोई इंतजाम है? अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। दरअसल हम कह सकते हैं हालात सुधरे हैं। अमरनाथ यात्रा जारी है, हवाई जहाजों की आवाजाही भी श्रीनगर जारी है, क्योंकि सन 2000 में जब 80 अमरनाथ यात्री मारे गए थे, उस वक्त हम सुबह ही गए थे और एक के बाद एक फ्लाइट कैंसिल हो रही थी। दोपहर में पहली फ्लाइट उड़ी थी और इन सब के बीच पूरे इलाके में, आप हैं पूरी घाटी में कर्फ्यू लगा था। हालात तो बदले हैं, लेकिन क्या वाकई जन्नत इस रूप में? हम उस रिपोर्ट को दिखाएं। हमने चूंकि जिक्र किया है मदारी कौन मोहरा कौन, तो आइए आज आपको बिहार की उस जमीन पर ले चलते हैं। लगता ऐसे है रस्सी पर चढ़े हुए हैं नीतीश कुमार और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार की हालत कुछ ऐसी ही है? जब तक वो लालू और मोदी के बीच बैलेंस बनाए हुए हैं, तब तक तालियां बजती रहेंगी। जैसे ही बैलेंस गड़बड़ाएगा और किसी एक तरफ नीतीश कुमार झुकेंगे, वैसे ही तालियां बजनी बंद हो जाएंगी। उसके बाद बिहार में नीतीश को एक नई बिसात पर खड़े होकर सियासत करनी होगी, क्योंकि आज का सच यही है कि लालू परिवार पर पड़े सीबीआई ईडी के छापों के बाद जेडीयू ने बैठक जरूर की, लेकिन तेजस्वी पर सीधा फैसला नहीं ले पाई। गठबंधन धर्म का पालन करना, क्योंकि जनता का वह जनादेश है, हम उसका पालन करना जानते हैं। लेकिन हम यह उम्मीद जरूर करते हैं कि अगर आरोप लगा है तो तथ्यों का विवरण जनता के बीच पेश किया जाना, ये जनमानस की अपेक्षा है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। इतना तो तय है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें गठबंधन का धर्म भी निभाना है। ऐसे में संकेत साफ है, फैसला आरजेडी को करना है कि वो तेजस्वी को लेकर क्या फैसला करती है। तो क्या तेजस्वी पर खामोशी तक नीतीश महागठबंधन की बिसात पर राजा है? और तेजस्वी को हटाने के निर्णय के बाद नीतीश बीजेपी की बिसात पर वजीर होकर भी प्यादा हैं, क्योंकि लालू ने अपनी राजनीतिक चौसर पर सीबीआई छापे को प्यादा बनाकर बीजेपी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है और अगस्त में होने वाली अपनी रैली का नाम ही भाजपा भगाओ देश बचाओ दे दिया है, जिसमें साथ कांग्रेस भी आ खड़ी हुई है। वहीं नीतीश की मुश्किल ये है कि जिस बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाकर वो सत्ता में आए, वही बीजेपी दागी लालू के आसरे नीतीश को ईमानदारी का पाठ याद दिलाते हुए कटघरे में खड़ा कर रही है। तेजस्वी यादव और लालू यादव जवाब दें
इस 3 एकड़ जमीन के आप मालिक कैसे बन गए? आप जवाब दें कि 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक कैसे बन बैठे? तो सवाल यही है कि नीतीश चाहते क्या हैं? क्योंकि लगता यही है कि वो सरकार चलाते हुए खुद को ईमानदार बनाए रखने की पहल करते दिखना चाहते हैं। महागठबंधन और विपक्ष की राजनीति को नीतीश छोड़ना नहीं चाहते। नीतीश को मालूम है कि गठबंधन टूटने पर उनके पास सत्ता नहीं रहेगी और सत्ता न रहने पर वो बीजेपी के प्यादे हो जाएंगे। जाहिर है नीतीश कुछ इसी तरह सियासत की उस महीन लकीर पर बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं जिसमें सत्ता साथ रहते हुए ईमानदार होने का तमगा बना रहे। लेकिन सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के आरोपी तेजस्वी अगर मंत्रिमंडल में बने रहते हैं और आरजेडी तय ही कर लेती है कि तेजस्वी को हटाया नहीं जाएगा तो नीतीश करेंगे क्या? क्योंकि अभी तो नीतीश ने कह दिया है कि तेजस्वी खुद जनता के सामने जाएं और तथ्यों के साथ बात रखें, लेकिन इतने भर से बवाल कम नहीं होने वाला, ये तय है। डुगडुगी बजाते हुए कब डुगडुगी पर नाचना पड़ जाए, शायद सियासत इसी का नाम है। या फिर मीडिया चौखट पे खड़ी रहे और इंतजार करे कोई खबर निकलेगी। क्या राजनीति और मीडिया कर्मियों का यही काम है? बहुतेरे सवाल पटना में आज बार बार उभरे। लगातार 6 घंटे की बैठक के बाद भीतर में रसगुल्ले भी खाए जा रहे थे, भीतर में दही भी, हर चीज थी, लेकिन बाहर खबर नहीं थी। बहरहाल जिक्र मदारी और कहीं ना कहीं उस मदारी के साथ प्यादे का हो चला है, लेकिन घाटी की स्थिति डराने वाली है। तो बीते 1 साल में घाटी के हालात बद से बदतर हुए हैं। आतंकी हमले बढ़ गए हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं आम हो गई हैं, घुसपैठ में कमी आई नहीं है और आम आदमी घाटी में बंधक बन गया है, जिसके पास न तो वहां से निकलने का कोई रास्ता है और न ही घाटी में रहते हुए जिंदगी जीने का। और अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले ने यह भी साफ कर दिया है कि आतंकवादियों के निशाने पर हर कोई है। लेकिन सवाल आतंकवादी हमलों का नहीं, सवाल सरकार की सक्रियता का है। पहला सवाल तो यही है कि जब यात्रा पर हमले का अलर्ट था तो हमला हुआ कैसे? लेकिन मुद्दा सिर्फ हमला भी नहीं, मुद्दा घाटी के हालात हैं। और घाटी के हालात कहते हैं कि चुनी हुई सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, या कहें कि चुनी हुई सरकार है जरूर, लेकिन वो काम करती दिखती नहीं। लेकिन सच ये भी है कि आतंकवाद से मुकाबला राज्य सरकार के बूते की बात नहीं, उसमें केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए ही। और केंद्र सरकार का हाल ये है कि देश के गृह मंत्री ने हर हमले के बाद निंदा से ज्यादा कुछ किया ही नहीं, या कहें कि इससे ज्यादा करते कुछ दिखे नहीं। देश में स्थायी रक्षा मंत्री है नहीं। कश्मीर देश का अभिन्न अंग है, इस दावे के बीच ही पाकिस्तान और चीन कश्मीर हालात बिगाड़ रहे हैं, लेकिन भारत कुछ नहीं कर पा रहा। डोकलाम पर भारतीय सेना के खड़े होने के बीच चीन ये धमकी देने से नहीं हिचक रहा है कि कश्मीर में तीसरे देश की सेना भी घुस सकती है। यानी वर्तमान हालात में कश्मीर के बिगड़े हालात कैसे सुधरेंगे, इसकी गारंटी देने की स्थिति में कोई है नहीं। फिर वही सवाल बहुत हैं और इन सवालों का जवाब राजनीति अपनी हथेली पर नचाना चाहती है। लेकिन एक ऐसा मौका भी आया है जब राजनीति को लग रहा है उसका व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई बौद्धिक व्यक्ति हो, राजनीति से इतर हो। जी, जिक्र हो रहा है उपराष्ट्रपति पद को लेकर। तो देश का राष्ट्रपति दलित ही होगा ये तय है, लेकिन उपराष्ट्रपति किसी राजनीतिक दल से न हो, इसकी बिसात आज विपक्ष ने बिछा दी है। जब कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों ने एकजुटता से गोपाल कृष्ण गांधी का नाम तय कर दिया। अब सवाल ये है कि बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। गोपाल गांधी। 18 विरोधी दलों ने मिलकर आज उपराष्ट्रपति पद के लिए गोपाल कृष्ण गांधी का नाम फाइनल कर दिया। और जिस जेडीयू ने मीरा कुमार के बजाय रामनाथ कोविंद को समर्थन देकर महागठबंधन की एकता की चूले हिला दी थी, उपराष्ट्रपति के मामले में वो भी विपक्ष के साथ खड़ी दिखी। यानी जेडीयू ने समर्थन देकर जता दिया कि फिलहाल महागठबंधन को कोई खतरा नहीं है। हमारे देश के एम्बेसडर रह चुके हैं, हाई कमिश्नर रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के, महात्मा गांधी के पोते हैं,
सी राजगोपालाचारी हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल के पोते हैं। 15 मिनट टाइम लिया है, वो वही जानना चाहता है जो सब ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठा होकर उनका नाम, वो थैंक्स भी दिया है, हम फोन पे थैंक्स भी दिया, हम लोग को बोला है जब सबको थैंक्स बोल दीजिए, धन्यवाद कीजिए, और वो चुनाव वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ेंगे। दरअसल गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर चाल चलकर विपक्ष ने बीजेपी और खास तौर पर मोदी को शह देने की कोशिश की है। वजह, गोपाल कृष्ण गांधी अपने आप में बड़ी शख्सियत हैं, तो महात्मा गांधी के पौत्र भी हैं। गोपाल कृष्ण गांधी की पारिवारिक जड़ें गुजरात में हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, राजनयिक रहे और सिविल सोसाइटी का जाना माना नाम है। 1987 से 1992 तक राष्ट्रपति के ज्वाइंट सेक्रेटरी और 1997 में राष्ट्रपति के सेक्रेटरी भी रहे। श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त और नॉर्वे में भारत के राजदूत रहे। यानी गोपाल कृष्ण गांधी की काबिलियत पर शक की गुंजाइश नहीं है और उन्हें राजनीतिक महत्व गांधी का पौत्र होना दिला देता है। ऐसे में बीजेपी उनका विरोध कैसे करती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये लगभग तय है कि उपराष्ट्रपति वही होगा जिसे बीजेपी चाहेगी। क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड सांसद वोट देते हैं और सांसदों का एक वोट ही जोड़ा जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल की कुल संख्या 790 है, जिसमें एनडीए के पास करीब 440 से ज्यादा वोट हैं, जबकि विपक्ष के पास महज 240 के आसपास वोट हैं। यकीनन यह सवाल है, मदारी कौन, मोहरा कौन। इस सवाल का जिक्र इसलिए जब सीताराम येचुरी कह रहे थे गोपाल कृष्ण गांधी होंगे उनके कैंडिडेट उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो याद कीजिए लालगढ़, सिंगूर, बंगाल जब जल रहा था तब वामपंथियों की सरकार थी और गोपाल कृष्ण गांधी सरकार के खिलाफ लिखा करते थे। वामपंथी गुस्से में रहते थे कि ये राज्यपाल पद का धर्म नहीं निभा रहे हैं, संविधान के रास्ते। स्थिति बिगड़ी हुई है। बहरहाल कुछ सवाल, घाटी में चुनी हुई सरकार है लेकिन चेहरा है कौन, सीएम या पीएम, लोग खोज रहे हैं। सेनाध्यक्ष के निर्देश और सीएम के बोल एक दिशा में अब भी नहीं है। आतंकवादियों को लेकर बीजेपी और पीडीपी की सोच बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर है। आखिर कश्मीरी आतंकवादियों को ढाल क्यों बन जाते हैं वो, ये भी सवाल है। मुफ्ती मोहम्मद सईद अनुभवी थे, महबूबा मुफ्ती विफलता क्या अनुभवी ना होना है। आम कश्मीरी के सामने उलझन है, वो करे तो क्या करे, किस दिशा में जाए, और अब राजनीति के आसरे रास्ता खोजा जाएगा या सैन्य कार्रवाई की जाएगी, ये बहुत तेरे सवाल हैं। शायद इसीलिए फिर वहां लौटें कि मदारी कौन।